नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह आपके लिए काफ़ी ज़रूरी मुद्दा बन जाता है और अभी भारतीय राजनीति के लिए सबसे बड़ी खबर अगर कहें तो यही मुद्दा है और है संसद की सदस्यता समाप्त होने के आधार क्या हैं और यह किससे संबंधित है, तो राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस के जो लीडर हैं उनसे संबंधित है। मुद्दा क्या है इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर है और डिस्क्लेमर यह है कि आज जो मेरे गले की आवाज़ है छुट्टी पे है, संडे है उसका, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको आज ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। मैं बोलूँगा कम, आपको अधिक समझना है। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सभी मुद्दे क्लियर से समझ में आ जाए। आप ऐसा कह सकते हैं कि आज छुट्टी ही ले लेते, लेकिन आज चूँकि मुद्दा इतना अच्छा है और आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है सर पे है, तो इसीलिए कुछ मुद्दों पर बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए, यह मुद्दा जब आया है तो हम अभी डिटेल से देखेंगे इन सब चीज़ों पर। इनकी जो है राहुल गांधी जी की अभी अभी लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय के द्वारा यह अधिसूचना जारी करके बता दिया गया है। अब यह जब मुद्दा सामने आया है, खबर तो हम देखेंगे ही, लेकिन वहां से दो तीन चीज आगे हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और वह पहला मुद्दा है, जैसे कि यहां से आगे जब हम चलेंगे तो मानहानि का मामला आता है, ठीक है। क्योंकि यह जो केस है वो मानहानि से संबंधित है, उस पर हम बात कर लेंगे। तो मानहानि का मामला क्या है और इस पर प्रावधान क्या है, आईपीसी का क्या सेक्शन वगैरह है, इसे हम देख लेंगे। दूसरी बात जो है, लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने के क्या क्या प्रावधान है, यानी कि कोई अयोग्य ठहराए गए हैं तो उसके लिए क्या क्या बातें की गई है उस पर नज़र डालेंगे, कोई भी एमपी अगर होते हैं। और जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है यानी कि PRA 1951, तो इससे जरूरी मसले हम देखेंगे। और सबसे अंत में हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या कहना है, क्या कोई इंपॉर्टेंट केस सुप्रीम कोर्ट का इस पर है, इस चीज़ को हम देखेंगे। इसे मैं अंत में बताऊंगा ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और पूरा जब टॉपिक आप समझ जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को समझ पाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम मुद्दे की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह मुद्दा जो है हाल फिलहाल में सुर्खियों में क्यों चला रहा है। देखिए, मामला क्या हुआ है कि सूरत की एक सेशन कोर्ट ने मोदी उपनाम को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में उनको 2 साल की सजा सुनाई है। लोकसभा सचिवालय इसी मुद्दे को लेकर के, या जो सजा 2 साल का इनको दे दिया गया है, तो लोकसभा सचिवालय ने अभी हाल ही में तुरंत आज ही एक नोटिफिकेशन जारी करके यह बताया है कि राहुल गांधी अब लोकसभा के मेंबर नहीं रह गए हैं, यानी कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। अखबारों की कटिंग को आप देखें तो आजकल हर जगह चर्चा का यही विषय बना हुआ है। आफ्टर राहुल गांधीज कन्विक्शन, हाउ एन एमपीज डिस्क्वालिफिकेशन हैपेंस। तो इस चीज़ को तो हम देखेंगे ही कि मानहानि का मुकदमा होता है तो अयोग्यता कैसे घोषित की जाती है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई है, इस मुद्दे पर हम डिटेल से बात कर लेंगे। देखिए, मामला क्या है वहां हम चलते हैं। उससे पहले आपको मैं एक नोटिफिकेशन जो अभी अभी लोकसभा सेक्रेटरीट के द्वारा जारी किया गया है उसे देख लेते हैं। टू बी पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट 2 में यह, और डेट देखिए 24 मार्च 2023 पार्लियामेंट्री हाउस के द्वारा यह बताया गया है। लोकसभा सेक्रेटरीट की बात की जा रही है, तारीख यहां भी देख लीजिए 24 मार्च 2023। तो इन सब मसलों पर देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तब यहां देखिए, कन्विक्शन बाय द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सूरत की बात की जा रही है। श्री राहुल गांधी, मेंबर ऑफ लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द वायनाड पार्लियामेंट्री। तो ये जो यहाँ के ये केरल में है और यहाँ से ये एमपी हैं। राहुल गांधी यहीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, अब नहीं रह गए हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ केरला स्टैंड डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कन्विक्शन, दैट इज 23 मार्च 2023, यानी कि कल से ही इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, यानी कि ये जो 102(1) के तहत, और उसमें भी ई जोड़ लीजिए, और PRA पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, यहाँ पर ये 2 मसला यहाँ बताया गया है 1951 का, यहाँ पर सेक्शन 8 के तहत, ठीक है। तो सेक्शन 8 इस
दोनों पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके तहत जो इन्हें है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। यहाँ पर जो है सेक्रेटरी जनरल का साइन वगैरह भी है। तो यह पूरा नोटिफिकेशन जो है लोकसभा सेक्रेटरीट के द्वारा अभी अभी जारी कर दिया गया है। अब जरा हम इसे डिटेल से देखते हैं कि मामला दरअसल क्या था, क्या हुआ है, उन सब चीज़ों पर हम गौर से कर लेते हैं। देखिए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा ने राहुल गांधी को 2019 के मानहानि मामले में यह कहने के लिए दोषी ठहराया कि सभी चोरों के नाम मोदी क्यों होता है, चाहे वह नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो या फिर नरेंद्र मोदी हो। मामला क्या हुआ था, जरा यहाँ एक बैकग्राउंड स्टोरी समझ लीजिए, फिर आप समझ जाएंगे। दरअसल यह मामला था एक चुनावी रैली का, ठीक है, चुनावी रैली का मामला था। राहुल गांधी कर्नाटक के कोरल में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, या हिंदी में बोल रहे थे और उसका कन्नड़ भाषा में वहां के एक स्थानीय कांग्रेस के नेता अनुवाद करके पब्लिक को बता रहे थे, ठीक है। तो राहुल गांधी उस सभा में यह कह रहे थे उस वक्त, जो जैसे कि आप जानते हैं कि यह नीरव मोदी हो या ललित मोदी हो, यह भगौड़ा घोषित कर दिए गए हैं, यहाँ से बहुत धोखाधड़ी कई बैंकों का करके ये भारत से भाग गए। तो वहाँ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी उस सभा में, उस भाषण में यह कहते हैं कि सभी जो मोदी सरनेम के लोग होते हैं वह चोर होते हैं। और उदाहरण पे उन्होंने कहा कि जैसे नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो या नरेंद्र मोदी हो, और साथ ही उन्होंने कहा और भी बहुत सारे मोदी नाम सरनेम सामने आने वाला है। तो यह तो सभा में उन्होंने कह दिया 2019 में। अब यहाँ से मामला आगे बढ़ा, यहाँ से मामला आगे बढ़ता है और गुजरात के बीजेपी के एक लीडर हैं, उनका नाम है पुनेश मोदी, ठीक है। वह इस बात को लेकर के मुकदमा कर दिया उन्होंने वहां के कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि चूंकि कह रहे हैं कि मोदी, अब देखिए मोदी क्या सरनेम कह रहे हैं, तो मोदी सरनेम किसी कास्ट से जुड़ा तो होगा, तो गुजरात की एक जाति है उससे जुड़ा हुआ मसला यह था। तो उन्होंने कहा कि पूरे जो मोदी समुदाय को इन्होंने बदनाम करने का कोशिश किया है, एक परसेप्शन इससे बन जाएगा कि जो मोदी सरनेम के लोग होते हैं वह इस तरह के धोखाधड़ी का काम करते हैं। राहुल गांधी ने ऐसा करके हमें बदनाम करने का कोशिश किया है, मैं इससे बहुत आहत हूं और इसीलिए मेरा मानहानि हुआ है, मैं इसीलिए मुकदमा दायर कर रहा हूं। यह कहते हैं पुनेश मोदी, जो गुजरात के मतलब बीजेपी के लीडर भी हैं। तो यह कहते हुए वह कोर्ट पहुंचते हैं। उसी समय से 4 साल से यह मसला चला आ रहा था, 2019 से ही, जो लोकसभा का चुनाव था उस समय से ही चला आ रहा था। वहाँ पे आने के बाद जब ये 4 साल मसला चला है, तब जो सूरत की कोर्ट है, जिला अदालत है, उसने फैसला को पूरा सुना और इस पर जजमेंट जो है उन्होंने सुरक्षित रख लिया था। दरअसल 17 तारीख को ही यह पूरा मतलब फैसला हो गया था और सुनवाई पूरी हो गई थी, और 17 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, और जिसका जो निर्णय है वह कल बता दिया गया था। और आज फिर लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी करके राहुल गांधी की सदस्यता को ही अयोग्य घोषित कर दिया, रद्द कर दिया। तो हम देखेंगे कि कोर्ट ने 2 साल का उन्हें सजा दिया है। अब जैसा यहाँ देखे होंगे कि 2 साल का सजा दिया, तो हम देखेंगे कि आखिर 2 साल का किसी को सजा हो जाता है, कोई एमपी होते हैं या एमएलए होते हैं या एमएलसी होते हैं, तो फिर उनको किस प्रावधान के तहत उनकी जो सदस्यता है, चाहे वो लोकसभा से हो या विधानसभा से हो, समाप्त कर दी जाती है। इन सब मसलों पर हम डिटेल से अब बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अदालत ने हालांकि इनको अभी बेल दे दिया है, यानी कि 15,000 रुपये के मुचलके पर राहुल गांधी की जमानत को मंजूरी दे दी गई है, और कोर्ट ने राहुल गांधी को थोड़ी सी राहत भी दी है। और राहत क्या दिया है कि 30 दिन का वक्त दिया है उनको। 30 दिन का वक्त किस लिए दिया है कि भैया यदि आप हमारे निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपील कर सकते हैं, इसके लिए मैं 30 दिन का वक्त देता हूं। और उनकी जो सजा की प्रावधान था, यानी कि जब उन्हें 2 साल का जेल दे दिया गया, कारावास दे दिया गया, तो वो अरेस्ट कर लिए जाते और जेल भेज दिए जाते। लेकिन 30 दिन का जब वक्त दे दिया गया कोर्ट के द्वारा, तो यह था कि भाई 30 दिन तक आप जेल नहीं भेजे जाएंगे, आप अपील कर सकते हैं। तो यह अनुमति दी गई है। यह थोड़ी सी राहत की बात राहुल गांधी के लिए थी कल ही, लेकिन जिस तरह से आज उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई, यह राहत फिलहाल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
अब देखिए, यहां तक जो हम बात किए हैं वह खबर है, राजनीतिक जो मुद्दे हैं वह सब है। अब हम सबों को इस मामले में बहुत नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो हमें अपने काम की चीज़ें लेके आनी है। और हमारे काम की चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ से मानहानि का मसला हमें पढ़ लेना है अच्छे से, अयोग्यता कैसे घोषित किया जाता है यह जानना है, पीआरए 1951 को जानना है, और सुप्रीम कोर्ट के केसेस वगैरह को हमें देख लेना है। तो यही कुल मोटा मोटी मामला है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मानहानि होता क्या है और मानहानि कैसे कैसे प्रावधान पे जारी किए जा सकते हैं। देखिए, भारत में मानहानि एक सिविल दोष माना जाता है और यह आपराधिक कृत्य से भी जोड़ करके देखा जाता है। यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है कि इसके अंतर को समझना है तो उद्देश्यों को देखा जाता है। कोर्ट जो है उद्देश्य को देखती है कि कोई व्यक्ति यदि मानहानि का मुकदमा उस पर हुआ है तो क्या जानबूझ करके किसी संप्रदाय को, किसी लिंग को, धर्म को, व्यक्ति को, जाति को, क्षेत्र को वह नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था या अनजाने में उससे हुआ, तो उसका मतलब इंटेंशन समझा जाता है कोर्ट के द्वारा, और उसके आधार पर तय किया जाता है कि वह मसला सिविल का होगा या आपराधिक कृत्य के तहत उस पर सजा दी जाएगी। यह पूरा मामला है। अब देखिए, यदि वह मसला सिविल दोष का होता है तब उसको मुआवजे के माध्यम से क्षतिपूर्ति की जाती है और उसे कहा जाता है कि भैया आप जो कृत्य किए हैं उसमें सुधार कीजिए। आप कई बार ऐसा देखे होंगे कि किसी व्यक्ति ने, किसी राजनेता ने किसी पर यह मुद्दा उठाया है, उसके ऊपर मतलब कुछ आरोप लगाया हो। अब उस व्यक्ति को लगता है कि आपके द्वारा मेरे ऊपर यह आरोप लगाने से मेरी मानहानि हुई है, मेरा जो वैल्यू हुआ है वह कम हुआ है, मेरी बदनामी हुई है, तो वह कोर्ट पहुंचता है और कहता है कि 100 करोड़ का मुझे मुआवजा मिलना चाहिए। कोर्ट से वह कहता है, ठीक है। अब आप देखते होंगे यूट्यूबर वगैरह में देखते होंगे, यूट्यूबर क्या करते हैं, किसी को रोस्ट करते हैं, किसी और व्यक्ति को, तो इसमें यह मसला काफ़ी देखा जाता है। यूट्यूबर पर मानहानि का मुकदमा काफ़ी देखते होंगे आप वहाँ पर, तो वह सिविल दोष में है। उसमें क्या होता है, अगर आया तो मुआवजा देकर के मामला सेटल कर लिया जाता है। लेकिन अगर यह मामला जो है मानहानि का आपराधिक मामले का हो जाए तब वहां मुआवजा देने से काम नहीं चलेगा। तब यह संभव है कि वहां मुआवजा ही कोर्ट आपको कह दे देने, या फिर आपको कारावास की सजा हो सकती है, या फिर कोर्ट के द्वारा दोनों ही मसले हो सकते हैं, यानी कि आपको आपराधिक दंड भी देना पड़ेगा, मतलब जो आर्थिक रूप से, और कारावास की सजा भी हो सकती है। तो यह पूरा मसला है। मानहानि से संबंधित कुछ कानून है, वह क्या कहता है जरा देख लीजिए। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 500 बहुत जरूरी है। तो ये सेक्शन 500 है और सेक्शन 499 है। तो इनको हम देखेंगे, थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि क्या कहता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप लोग लगातार कमेंट करते रहते हैं कि इसका जो पीडीएफ आपको चाहिए, तो मैं बता दूं कि आप इसका पीडीएफ कहाँ जाके, मतलब ये मटेरियल कहाँ जाके ले सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए www.sanskritis.com, यानी कि संस्कृति आईएएस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आप जाएंगे तो आपको एक आएगा हिंदी का, उसमें लिखा होगा हिंदी, वेबसाइट पर जाए तो उस सेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो साइड में यहाँ पर आता रहता है। तो ये आर्टिकल आपको वहाँ पूरे डिटेल से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन एक वेबसाइट तो जरूर प्रिपरेशन के दौरान फॉलो करना चाहिए। तो आप संस्कृति आईएएस की वेबसाइट को फॉलो कीजिए, अच्छा मटेरियल आपके लिए वहाँ उपलब्ध कराया गया है। चलिए अब हम फिर से यहाँ लौटते हैं। ये जो आईपीसी की धारा 500 है, इसमें मानहानि के लिए साधारण कारावास का प्रावधान है, जिसकी अवधि 2 साल सजा या जुर्माना या दोनों है। यानी कि जैसा कि मैंने पहले कहा था, यानी कि आपका आईपीसी धारा 500 के तहत मानहानि का मुकदमा होता है तो साधारण कारावास दिया जाएगा। उसके तहत आपको 2 साल तक, यहां ध्यान रखना है, 2 साल तक, यानी कि मैक्सिमम कहने की बात की गई है, 2 साल तक सजा हो सकता है। इसके साथ प्लस जुर्माना हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। यानी कि या तो 2 साल तक सजा हो जाए, या फिर जुर्माना हो जाए, या फिर ये दोनों हो जाए। तो यह मसला हो सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अनुसार निम्न आधारों पर मानहानि का मुकदमा चल सकता है। क्या क्या आधार हैं, कैसे तय किया जाएगा कि मानहानि किसी का हुआ है, वह देख लीजिए। जब कोई भी बोले गए,
पढ़े जाने के आशय से शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य द्वारा यह जानते हुए कि ऐसे लांछन से उस व्यक्ति की ख्याति को क्षति पहुंच सकती है, यानी कि जानबूझ करके ऐसा वो काम करे, किसी को नीचा दिखाना चाहे, किसी क्षेत्र विशेष वगैरह भाषाई व्यक्ति में या किसी नस्ल के लोगों में वह हीन भावना डालना चाहे, तो परिणाम स्वरूप आपवादिक दशाओं, ये आपवादिक दशाओं पे हम चर्चा करेंगे, के सिवाय उसके द्वारा उस व्यक्ति की मान हानि कहलाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी वॉइस अच्छी होगी, आपको मतलब समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा, मैं कोशिश तो कर रहा हूं। देखिए, अपवाद क्या था? धारा 499 के अनुसार सत्य बात का लांछन जिसका लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना लोक कल्याण के लिए हो, उसे मानहानि नहीं माना जाएगा। मान लीजिए कई बार ऐसे आरोप लगते हैं या ऐसे चीज़ें प्रकाशित की जाती है कि किसी व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है, अब उसके भ्रष्टाचार को कोई जर्नलिस्ट है जो उजागर करता है, या कोई राजनेता है जो उजागर करते हैं कि भाई वो फंड जो था वह लोक कल्याण के लिए था, वेलफेयर के लिए था, लेकिन उस फंड का निजी उपयोग कर लिया गया। तो यदि ऐसे चीज़ों पर आप प्रकाशित करते हैं या बोलते हैं तो उसे मानहानि के तहत नहीं माना जाएगा, ये अपवाद है। ठीक है, अब चलिए, संसद सदस्य पद की अयोग्यता का प्रश्न जब आएगा, यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना है कि मैंने कहा था 2 साल तक की सजा, बस इसे ध्यान रखिए आप, यह आपको काम आएगा भी। यानी कि 2 साल तक की सजा यदि हो जाता है मानहानि के मुकदमे में, इतना ध्यान रखना है। फिर हम आगे चलते हैं। सदस्य पद की अयोग्यता का जब प्रश्न आएगा तब क्या होगा? अयोग्यता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन 3 अलग अलग जगहों पे 3 अलग अलग तरीके से किया गया है। कैसे कैसे उसे समझ लेते हैं। पहला मसला देखिए, संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 102 1 और 191 1 में वर्णित है। देखिए, यह 191 सब क्लॉज ए जो है वह विधानसभा के सदस्यों के लिए है, और जो संसद के सदस्य होंगे उन्हें अनुच्छेद 102 1 के तहत अयोग्य घोषित किया जाएगा। राहुल गांधी को जो अयोग्य घोषित किया गया है वह यही है, आर्टिकल 102 1 और ई भी लगा हुआ है। आप एक बार फिर से नोटिफिकेशन को देख लीजिए, मैंने नोटिफिकेशन आपको इसीलिए दिखाया भी था। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पे आर्टिकल 102(1) ई के तहत यहाँ पर नोटिफिकेशन में क्लियर है, और सेक्शन 8 भी है यहाँ पर पीआरए का, तो उसे भी हम देख लेंगे डिटेल से, उस चीज़ों को भी समझेंगे। तो यहाँ तो इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। एक एमपी एमएलए की अयोग्यता 3 स्थितियों के आधार पर निर्धारित होती है। वह 3 स्थिति क्या है? लाभ का पद धारण करना, यानी कि मान लीजिए कोई एमपी है या एमएलए है, वह लाभ का पद धारण करता पाया जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। लाभ का पद धारण करने का मतलब क्या होता है, इसे समझ लीजिए। यानी कि वह एमएलए है, एमपी है, साथ ही मान लेते हैं किसी राज्य का वह जो फिल्म निर्माण बोर्ड है उसका अध्यक्ष भी होता है, और उसके लिए भी उसी वक्त वह सैलरी भी प्राप्त कर रहा होता है, तो इसे लाभ के पद के अंतर्गत रखा जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पद पर पूरी तरह से ये नहीं बताई है कि कितना लिस्ट है, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट इस लिस्ट को बढ़ाती चली जा रही है। तो लाभ का पद अगर धारण करेगा तो उसकी अयोग्यता घोषित कर दी जाएगी। निश्चित तौर पर दिमागी रूप से अगर ये कोई व्यक्ति अस्वस्थ है या दिवालिया है तो आप समझ ही रहे हैं कि फिर उसे संसद सदस्य या विधानसभा के सदस्य कैसे बनाया जा सकता है। और वैध नागरिकता का ना होना भी अयोग्यता का एक मसला है। दूसरा है, उसे समझिए, दूसरा 10वीं अनुसूची से संबंधित है। हमारे संविधान का जो 10वीं अनुसूची है उससे संबंधित है। और 10वीं अनुसूची क्या कहता है? दल बदल के कानून में कोई व्यक्ति यदि पाया जाता है और वह सही में माना जाता है कि उसने दल बदल किया है, उस तहत भी उसे अयोग्य करार दिया जा सकता है। तीसरा मसला क्या कहता है? अयोग्यता के बारे में कुछ प्रावधान, जैसा कि मैंने कहा था, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट आरपीए 1951 में वर्णित है। यह आपराधिक मामलों में सजा के लिए अयोग्यता का प्रावधान करता है। जैसा कि राहुल गांधी जी के केस में क्या हुआ है, सेक्शन 8, इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये दोनों मसले आप ध्यान रखिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ 102 1 ई, ठीक है, ये आर्टिकल है, और यह जो है रिप्रेजेंटेशन पीपुल्स एक्ट, इसका जो है सेक्शन 8,
इसको ध्यान रखना है। ये 2 पॉइंट ध्यान रखना है आपको अलग से, क्योंकि यह जो है अब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में यहाँ से कुछ प्रश्न आने की संभावना हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो पूरे डिटेल से जरा देख लेते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को समझ लेते हैं। देखिए, जैसा कि सेक्शन 8 में मैं लगातार कह भी रहा था कि इसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे, तो अब वो घड़ी आ गई है। अपराधों की सजा के लिए अयोग्यता से संबंधित है। अगर आप कोई अपराध करते हैं, दोषी पाए जाते हैं, तब सेक्शन 8 लागू होगा। और यह जो प्रावधान का उद्देश्य राजनीति के अपराधीकरण को और दागी सांसदों को चुनाव लड़ने से रोकना है। राहुल गांधी जी पर अभी अभी यही हुआ है। धारा 9 क्या कहता है इसका? किसका? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का। यह कहता है कि भ्रष्टाचार या निष्ठाहीनता के लिए बर्खास्ती के लिए अयोग्यता से संबंधित है। कैसे? तो भ्रष्टाचार या निष्ठाहीनता पाया जाएगा सेक्शन 9 के तहत तो। और सेक्शन 10 कहता है यदि कोई सदस्य हैं जो चुनाव खर्च का लेखा जोखा नहीं देते हैं तो भी अयोग्यता घोषित किया जाएगा। और सेक्शन 11 कहता है कि भ्रष्ट आचरण के लिए यदि वो दोषी पाए जाते हैं तब भी उनकी अयोग्यता जा सकती है। अब यह कानून कैसे बदलता है, समय समय पर इसमें कुछ अपडेट किए जाते रहे, उससे जुड़े मसले को हम देख लेते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई सदस्य उपयुक्त अपराधों के अलावा किसी भी अन्य अपराध के लिए दोषी साबित किया जाता है तो उसे न्यूनतम, यहां से ध्यान रखना है, 2 वर्ष से अधिक की कारावास की सजा सुनाई जाती है तो उसे दोषी ठहराए जाने की तिथि से अयोग्य माना जाएगा। अभी यही हुआ है राहुल गांधी के केस में, ध्यान देना है। यानी कि 2 वर्ष, यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था कि आपको इसे ध्यान रखना है। मानहानि के केस में यदि मान लीजिए या और भी किसी केस में भ्रष्टाचार, जितने सेक्शन मैंने बताए ना उपरोक्त, किसी भी आधार पे इस पूरे सेक्शन में राहुल गांधी जी का मसला यहाँ से संबंधित है, लेकिन बाकी किसी सेक्शन के आधार पे भी यदि उसे कम से कम 2 वर्ष तक का सजा दे दिया जाता है तो वह व्यक्ति जिस दिन भी दोषी ठहराया जाएगा उसी तिथि से वह अयोग्य माना जाएगा। अब आप यहाँ कहेंगे कि जी आपने अभी अभी कुछ देर पहले कहा था कि कोर्ट ने उन्हें 30 दिन का समय दिया था। बहुत अच्छी बात है, यदि आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप टॉपिक को अच्छे से समझ रहे हैं। तो आप कहेंगे कि जी अभी ने कहा कि आपने 30 दिन का कोर्ट ने उन्हें समय दिया था, तो भाई साहब समय किस चीज़ के लिए दिया गया था? कि आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, 30 दिन तक आप बचे रह जाएंगे। कैसे? तो आप इसके लिए अपील कर सकते हैं, ठीक है, ये अपील करने की बात की गई थी कि 30 दिन तक आप अपील कर लीजिए, तब तक आप जेल नहीं जाएंगे, कारावास की सज़ा आपको नहीं होगी, हम आपकी सज़ा को निलंबित 30 दिन तक कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो उनको डिस्क्वालीफाई करने की बात थी उस पर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा था। उसका अधिकार किसको है? लोकसभा सचिवालय को। ध्यान रख लीजिएगा, प्रश्न यदि आता है तो आपको, चूंकि देखिए संबंधित सदन ही उनको डिस्क्वालीफाई कर सकती है, इस प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि लोकसभा सदस्य वो थे, राहुल गांधी लोकसभा सदस्य थे, तो लोकसभा के जो सचिवालय है उसने ही नोटिफिकेशन जारी किया। फिर से देख लीजिए एक बार नोटिफिकेशन, कुछ भी कमी ना रह जाए। देखिए सबसे पहले मैंने यही बताया था कि आपको कि लोकसभा जो सेक्रेटरीट है उसने जारी किया था। अच्छा मान लीजिए यदि राहुल गांधी राज्यसभा के सदस्य होते तो क्या होता? तो राज्यसभा सचिवालय के द्वारा उन्हें बर्खास्त किया जाता। ध्यान रखना है इस चीज़ का, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होइएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट आ सकता है, फेवरेट स्टेटमेंट होगा ये यूपीएससी का। तो लोकसभा सचिवालय के द्वारा उन्हें, यानी कि जो सदस्य होंगे वह जिस भी सभा से संबंधित होंगे, जिस भी सदन से संबंधित होंगे, उसी सदन के द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा, उनको बर्खास्त किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप समझ गए कि 30 दिन का जो समय दिया गया है, जेल नहीं जाएंगे, अपील करने का समय दिया गया है, लेकिन डिस्क्वालीफाई लोकसभा सचिवालय उन्हें कर सकती थी और किया भी गया है। ऐसे व्यक्ति को सजा समाप्त होने की तिथि के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। यानी कि अभी राहुल गांधी जी को 2 साल का सजा सुना दिया गया है। ठीक है, वह 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं, फिर से सेशन कोर्ट में ही अभी अपील करना पड़ेगा। सेशन कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा, तब वो हाई कोर्ट जाएंगे।
डायरेक्ट अभी हाईकोर्ट नहीं पहुंचेंगे वो, तो हाईकोर्ट गए, वहां भी हाईकोर्ट ने सजा को बरकरार रखा, तब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां भी यदि बरकरार रह गया तो फिर वो उनको जेल हो जाएगा। तो मान लीजिए ये सब हो जाता है और फाइनली उन्हें 2 साल की सजा हो जाती है। तो ध्यान रखना है कि वो 2 साल के लिए उनको सजा दे दिया गया, तो यहाँ पर लोकसभा सचिवालय को यह अधिकार बन जाता है, चूंकि वो लोकसभा के मेंबर हैं, कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, जैसा कि अभी कर दिया गया। अब यहाँ से आगे मसला बनता है। आगे मसला क्या बनता है, यहाँ कहा गया है जनप्रतिनिधि अधिनियम 8(3) के तहत, सेक्शन 8(3) जो है उसके तहत, कि 2 साल का यदि सजा हो जाता है किसी भी सदस्य को, तो उसके बाद वो 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते। ठीक है, अब यहां समझिए, यानी कि 2 साल की सजा प्लस 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। अब आपका इसका क्या मतलब है, यानी कि जिस दिन से उन्हें दोषी पाया गया है उस दिन से पहले वो 2 साल का सजा पूरा करें अपना। ऐसा नहीं कि 6 साल उसी दिन से होगा, नहीं, पहले वो 2 साल का सजा पूरा कर ले, उसके बाद 6 साल वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यानी कि टोटल कितना हो गया, 8 साल तक वो चुनावी प्रक्रिया से बाहर रहेंगे। बहुत क्लियर करके इसे समझ लीजिए, 2 साल सजा, उसके बाद 6 साल चुनाव नहीं लड़ेंगे। एकदम क्लियर है। कहां पर, जनप्रतिनिधि अधिनियम धारा उसका 8(3) के अंदर, तो 8 साल तक वो चुनावी प्रक्रिया से बाहर रहेंगे। ठीक है, तो यह मामला यहाँ पे आता है। और आरपीए के तहत धारा 8(4) में कहा गया है कि दोष सिद्धि की तारीख से अयोग्यता केवल 3 महीने बीत जाने के बाद प्रभावी होती है। उस अवधि के भीतर एमपी एमएलए उच्च न्यायालय के समक्ष सजा के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। यह 8(4) के तहत कहा गया। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना कुछ वक्तव्य दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य को देखते हैं, उसके कुछ निर्णय को देखते हैं। एक बहुत फेमस केस आया था इससे संबंधित 2013 में, उसे आप समझ लीजिए और इस केस को आप निश्चित तौर पे नोट कर लीजिए। लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए। लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आरपीए की धारा 8(4) को असंवैधानिक करार दिया था। देखिए क्या धारा क्या कह रही थी, कि दोष सिद्धि यदि होता है जिस तारीख को अयोग्यता केवल 3 महीने बीत जाने के बाद प्रभावी होगी, तो यह कह रही है कि जब आप पर दोष सिद्धि हो गया उसके 3 महीने बाद आप अयोग्य करार दिए जाएंगे। क्यों भाई, तो उच्च न्यायालय के समक्ष सजा के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम इसे असंवैधानिक मानते हैं धारा 4(a) को। और सुप्रीम कोर्ट ने तर्क देते कहा इसी केस में कि देखिए, संसद सदस्य हो या विधानसभा का सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य हो, जिसे इसमें से कोई भी हो, यदि किसी अपराध के तहत उन्हें दोषी ठहरा दिया जाता है और उनकी सजा जो है न्यूनतम 2 साल की कारावास हो जाती है, तो वो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देंगे। अब समझे यहाँ मामला क्या हुआ, फिर से समझिए। यहाँ पर देखिए, इस पूरे मामले को मैं समझा देता हूं क्योंकि थोड़ा ये जटिल है और यहाँ से प्रश्न आ सकता है। धारा 8(3) कह रही है कि यदि 2 साल का मिनिमम कारावास हुआ है तो वो 2 साल का पहले सजा पूरी करेंगे, फिर अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि 8 साल की प्रक्रिया से वो बाहर हो गए। सजा यहाँ 5 साल हो जाता और तो 5 साल पहले वो मतलब पूरा करते हैं अपना सजा और फिर 6 साल चुनाव नहीं लड़ते, तो पूरे 11 साल तक वो चुनावी प्रक्रिया से बाहर होते। लेकिन यहाँ 2 साल का ही उन्हें सजा दिया गया है। यदि मान लीजिए 2 साल से कम का उन्हें सजा मिल जाता, फिर क्या होता, 1.5 साल का सजा मिलता या 1 साल का सजा मिलता, फिर क्या होता, फिर यहाँ पर उन पर कोई परेशानी नहीं होती, उनकी सदस्यता भी नहीं जाती। अच्छा, राहुल गांधी के जो वकील थे, बचाव पक्ष के वकील, उन्होंने ये तर्क दिया भी कोर्ट के अंदर कि ऐसा है जज साहब कि ये जो है सम्मानित सदस्य हैं, तो इनका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था, इसीलिए इन्हें कम से कम सजा दिया जाए या जुर्माना लेकर के ही छोड़ दिया जाए। लेकिन जो दूसरे पक्ष के वकील थे और कोर्ट ने भी, जज ने भी उनकी बात माना। उन्होंने कहा कि देखिए, ये लोग जो होते हैं ना, वही कानून बनाते हैं और जब यही लोग कानून तोड़ेंगे तो यह मामला गंभीर हो जाता है, इसीलिए इन्हें सख्ती से निपटा जाए, इन्हें अधिक से अधिक सजा दी जाए।
और कोर्ट के जो जज थे उन्होंने ये बात मान भी लिया, तो फिर इन्हें 2 साल की सजा दे दी गई। अब 2 साल की सजा दे दी गई तो यहां से मामला आगे बढ़ेगा कि संसद सदस्यता इनकी समाप्त हो जाएगी, तो 6 साल चुनाव नहीं लड़ेंगे, टोटल 8 साल हो गया। तो यह तो हो गया सेक्शन 8(3) का। अब सेक्शन 8(4) कहता था कि यदि अयोग्यता घोषित हो गई, मान लीजिए उनको सजा मिल गई, यहां पर ये समझिए कि सजा मिल गई है, तो सजा जो प्रभावी होगा वह 3 महीने के बाद होगा, क्योंकि उस वक्त में उन्हें उच्च न्यायालय में मतलब अपील करने का समय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किस केस में? लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उन्होंने कहा कि हम सेक्शन ये जो है 8(4) उसको असंवैधानिक मानते हैं, और यदि विधानसभा या लोकसभा या विधान परिषद के सदस्य दोषी ठहरा दिए जाते हैं मिनिमम 2 साल के लिए, तो तत्क्षण उनकी सदस्यता जिस भी संबंधित सदन में वो है वो समाप्त कर दिया जाएगा। तो यह पूरा मसला डिबेट का हमारा था। अब जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यह मसला काफ़ी गंभीर हो चलेगा, अभी अगले कुछ दिन तक इस पर बहुत सारे अपडेट आते रहेंगे। अच्छा, क्या यह राहुल गांधी पहले ऐसे व्यक्ति हैं? नहीं, बहुत सारे उदाहरण ऐसे भरे पड़े हैं भारतीय राजनीति में। अगर मैं आपको एक फेमस उदाहरण आपको बताऊं, आप सब जानते भी होंगे, तो लालू प्रसाद यादव जी को आप जानते होंगे, ठीक है। लालू प्रसाद यादव को तो आप जानते ही होंगे। एक केस में 2013 में इनको 5 साल की सजा सुनाई गई थी। ध्यान रखिए, यहां पर एक केस के संबंधित पुराने केस भ्रष्टाचार के मामले में 5 साल की सजा इन्हें सुना दी गई थी 2013 में। तो उस वक्त क्या हुआ, इनकी संसदीय सदस्यता जो है वह समाप्त हो गया, ठीक है, 2013 में ही। तो 5 साल का सजा हुआ। अब 5 साल की सजा जब ये पूरे कर लेंगे, मान लीजिए 13 और 5 18 हो गया, तो 2018 में ये 5 साल की सजा मान लेते हैं पूरा कर लिए। लेकिन आप देखेंगे लालू प्रसाद यादव कोई चुनाव अभी नहीं लड़ रहे। इसका कारण क्या है? वही कि 2 साल या उससे अधिक का सजा हुआ तो पहले तो सजा पूरा करेंगे, और प्लस क्या होगा, 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे वो। यही मसला यहाँ है, यानी कि 2018 उनका सजा पूर गया, 6 साल तक वो चुनाव की प्रक्रिया से बाहर रहेंगे। तो 18 और 6 कितना हो जाएगा, 2024। यानी कि लालू प्रसाद यादव 2024 तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, ध्यान रखना है। इसके बाद उनकी मर्जी है, इलेक्शन लड़ना तो लड़े फिर, लेकिन यहां तक जो प्रावधान है वो होगा। आजम खान को आप जानते होंगे, तो आजम खान साहब पर भी यही मामला था और उन्हें भी 2 साल से अधिक का सजा मिला, उनकी भी सदस्यता गई और फिर वो इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। तो यह पूरा मसला था, इस पर नज़र बनाए रखिए और इससे संबंधित जो टॉपिक हैं उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब इससे आधारित एक प्रश्न है, उस प्रश्न को हम देख लेते हैं। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? ध्यान से देखना है। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद जो है उस पर निर्णय कौन देता है? तो जो निर्णय देता है, यदि आपको इसमें से कोई विकल्प लगता है तो आप उसे यहाँ पर देखिए। पहला ए है राष्ट्रपति, तो आपको देखना है क्या राष्ट्रपति जो है वह निर्णय देता है। दूसरा है संबंधित सदन, हमने चर्चा भी इसका किया है, आपको नोटिफिकेशन भी दिखाया है इसीलिए संबंधित सदन। तीसरा है जो निर्वाचन आयोग है वह क्या, और चौथा है निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति यह फैसला लेते हैं। तो यह 4 विकल्प है, जो भी विकल्प आपको सही लगता है वह आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं पिछले कई क्वेश्चन का आपका देख रहा था कि आप जो जवाब दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में वह काफ़ी अच्छा है। आप में से बहुत सारे लोग, मैं कहूँ तो तकरीबन 90% लोग सही जवाब दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे से टॉपिक को समझ पा रहे हैं। तो इसका भी जवाब दीजिए, और किसी और टॉपिक पर आपको चाहिए कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये टॉपिक, इस पर वीडियो बना दिया जाना चाहिए, तो आप बेहिचक बिना लजाए शर्माए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वह टॉपिक लेकर के हाजिर हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप इस टॉपिक पर लगातार नज़र बनाए रखिए और अपने अध्ययन अध्यापन को जारी रखिए। जल्दी ही दूसरे टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।